फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने पहले मैप बना लिया और मैप हमने आधा बनाया क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पश्चिमी जो राज्य हैं उनके बारे में है, जो कि जैसा कि पाकिस्तान का इलाका है कुछ, और जैसे कि हमारा गुजरात का इलाका, राजस्थान का एवं जम्मू कश्मीर का, इसलिए हमने आधा बनाया है ताकि आप भी आसानी से समझ सकें और हमें भी बताने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो समय बिना बेकार करते हुए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वो है हड़प्पा की कहानी। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डोंट मिस दिस चैप्टर। तो पहला हम हड़प्पा की कहानी है, हेडिंग जो है हड़प्पा की कहानी के बारे में। तो मैं हड़प्पा की कहानी आपको ऐसे बता रही हूँ पहले। तो हड़प्पा की स्थल खोज कैसे हुई, ठीक है, ये बता रही हूँ पहले। तो क्या है कि 150 साल पहले क्या हुआ था कि पंजाब में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, अभी ये इलाका जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, 150 साल पहले पाकिस्तान और भारत अलग नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहां पर उस समय भारत पर औपनिवेशिक शासक था। ठीक है, तो जो वहां के इंजीनियर थे उन्हें क्या मिला, ये जो हड़प्पा स्थल है वो मिला। तो उन्होंने क्या यहाँ पर ईंटें पाई तो उन्होंने इसको खंडहर समझा, और वो ईंटें वो उन्होंने जो रेलवे लाइन का विकास हो रहा था वहां पर ले गए, जिसके कारण इसकी जो काफी इमारतें वो क्या हो गई, वो नष्ट हो गई। ठीक है, तो 150 साल पहले तो जो इसकी ईंटें हैं, जो वो इंजीनियर्स थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे वो काफी लगे, जिसके कारण इसके काफी जो ईंटें हैं, जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई। तो फिर उसके 80 साल बाद, यानी कि जो जब वह लेके गए उसके 80 साल बाद क्या हुआ, 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस हड़प्पा नगर की खोज की। ठीक है, 150 साल पहले इसकी इमारतों की ईंटें रेलवे के लिए ले गई। ठीक है, रेलवे के लिए ले गए, जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि जो इसकी इमारतें हैं वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। इमारतें क्या हो गई, इमारतें नष्ट हो गई। ठीक है, और अब इस घटना के, इनके ले जाने के 80 साल बाद क्या हुआ, पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की। ठीक है, 80 साल बाद 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस नगर की खोज की। ठीक, इस नगर क्या की खोज की। पुरातत्वविद क्या होता है, मैं बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने क्या की, इसकी खोज की। ठीक, और ये जो नगर है ये कितने पुराने पाए गए हैं, ये 4700 साल पुराने हैं। ठीक है, 4700 साल पुराने, कितने साल पुराने हैं ये, 4700 साल पुराने। और अगर इनकी स्थिति मैप में देखने लग जाए तो कहां पर होगी, इनकी स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, क्या है ये हड़प्पा नगर है। ठीक है, इसके पास में क्या है, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो मैप है वो इस तरीके से लाइन आ रही है। ठीक है, या इसे ये मान लें कि यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या हड़प्पा, और अब जो मैप है वो इस तरीके से आएगा और तब इस तरह का आएगा। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी क्या थी, हड़प्पा की कहानी में बता चुका हूँ। 150 साल पहले जो रेलवे लाइन का विस्तार होता है उसके इंजीनियरों ने क्या कहा, यहाँ की जो इमारतें थी उन्हें एक खंडहर के रूप में समझा और वहां की ईंटें वो लेकर रेलवे लाइन बिछाने के लिए चले गए। ठीक है, जिससे हुआ क्या कि वहां की काफी इमारतें क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, और उसके 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने क्या क्या इसकी खोज की। ठीक, और ये हड़प्पा नगर कितने पुराने हैं,
4700 साल पुराने हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 4700 साल पुराने हैं। तो इसके बाद में हड़प्पा में जितनी भी इमारतें पाई गई, जितनी भी चीजें पाई गई, उन्हें इसी कारण से, क्योंकि ये सबसे पुराना नगर था, इसी कारण इन्हें उन्हें क्या कहा गया, उन्हें हड़प्पा की इमारतें कहा गया। बाद वाली इमारतों को बाद वाली से मतलब जिनकी खोज बाद में हुई, बाद वाली इमारतों को क्या कहा गया, हड़प्पा की इमारतें, हड़प्पा की इमारतें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या खोजा गया था, हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया जो कि 4700 साल पुराना था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अन्य नगरों की खोज हुई, लेकिन इसके बाद में उन नगरों की खोज हुई, इसलिए उन्हें हड़प्पा की इमारतें या हड़प्पा से संबंधित थी, इसलिए उन्हें हड़प्पा की इमारतें कहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक है। इन नगरों की क्या विशेषता थी। इन नगरों की क्या विशेषता थी। भाई जो हड़प्पा के नगर पाए गए उनकी क्या विशेषता थी, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो हड़प्पा के नगरों की जो विशेषता थी, हड़प्पा के नगर जो थे मुख्यतः ये दो भागों में बटे हुए थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा के नगर थे वो कितने भागों में बटे हुए थे, वो दो भागों में बटे हुए थे। एक कौन सा भाग था, एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। तो ये कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो जो पूर्वी भाग है वो, उसमें जो इमारतें बनी हुई थी वह छोटी थी, छोटे यानी कम स्थान में थी, लेकिन कैसी बनी हुई थी, ऊंची बनी हुई थी। और जो पूर्वी इलाका है उसमें क्या थे, घर जो बने हुए थे वो बड़े बने हुए थे, ज्यादा आकार में बने हुए थे, लेकिन ज्यादा वो ऊंचाई पर नहीं थे, ज्यादा नीचे थे, ठीक है। तो ये नीचे थे लेकिन बड़े भाग में बने हुए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा, इन्हें निचला नगर कहा गया, इन्हें निचला नगर कहा। ये कम जगह में बने हुए थे लेकिन ऊंचे बने हुए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इसलिए इन्हें नगर दुर्ग कहा गया, इसलिए इन्हें नगर दुर्ग कहा गया, ठीक है। तो ये क्या थी, ये विशेषताएं थी इसकी। हड़प्पा नगर के जो विशेषताएं उनमें किस थे, दो प्रकार की, जो दो प्रकार की इमारतें थी, एक पूर्वी भाग की, एक पश्चिमी। तो पूर्वी भाग क्या था, बड़े इलाके में बना हुआ था, लेकिन कैसा बना हुआ था, छोटा बना हुआ था, इसलिए इसे क्या गया, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया। और जो पश्चिमी इलाका था वो छोटे इस जगह में बना हुआ था लेकिन ऊंचा बना हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया, ठीक है। और जो हमारा इसमें मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये मोहनजोदड़ो है। मैं एक बार साफ कर देता हूँ। ये क्या है हमारा, ये मोहनजोदड़ो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, मोहनजोदड़ो में एक तालाब पाया गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, मोहनजोदड़ो में तालाब पाया गया है। ये मान लो ये क्या है, ये तालाब है, ठीक है। इसी तरह का तालाब है वो, ये एक तालाब है, ठीक है। इसके दोनों ओर क्या है, सीढ़ियां बनी हुई है इस तरीके से, यानी कि ये है सीढ़ियां, इसके दोनों तरफ ये क्या बनी हुई है, ये सीढ़ियां बनी हुई है। यानी कि ये जो तालाब है इसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, इसे महान स्नानागार कहा, महान स्नानागार। यानी कि ये किस लिए था, नहाने के लिए था, स्नानागार। इसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, इसे महान स्नानागार कहा, ठीक है।
और इसमें इसके लिए पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसका बना हुआ था, ईंटों का और प्लास्टर का बना हुआ था, ठीक है। किसका बना हुआ था ये, ईंटों का और प्लास्टर का। और प्लास्टर के ऊपर इसके पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी, चारकोल की, ठीक है, चारकोल की परत, चारकोल की परत, इसका पानी के रिसाव को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पानी जाता था वो किसके माध्यम से भरा जाता था, कुओं के माध्यम से, कुएं के। तो ये इसमें जब पानी भरा जाता था और इसमें नहाने वाले जो व्यक्ति होते थे वो कोई विशेष होते थे, और किन विशेष अवसरों पर ही इनमें पानी भरा जाता था और विशेष व्यक्ति इसमें नहाते थे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, एक विशाल स्नानागार पाया गया है, ठीक है, जो कि जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। और ये किसका बना है, ईंटों का और प्लास्टर का बना हुआ है, लेकिन पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसमें चारकोल की परत जो है वो लगाई गई है, ठीक है। अब लोथल, ये क्या था, ये मोहनजोदड़ो था। अब लोथल, लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल ये है, ठीक है, लोथल। तो लोथल में और कालीबंगा में, कालीबंगा कहाँ है, हड़प्पा के कुछ नीचे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कालीबंगा है। कालीबंगा। तो लोथल में क्या पाए गए हैं, लोथल में और कालीबंगा में क्या पाए गए हैं, लोथल में और कालीबंगा में जो है भंडार गृह पाए गए, लोथल में पाए गए हैं स्पेशली ये क्या, भंडार गृह, भंडार गृह, ये क्या है, ये लोथल है। तो लोथल में क्या पाए गए हैं, लोथल में भंडार गृह पाए गए हैं, ठीक है। और लोथल में और कालीबंगा में नहीं, लोथल में, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में क्या पाए गए हैं, लोथल में, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में क्या पाए गए हैं, लोथल में, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जो पाए गए हैं वो अग्निकुंड पाए गए हैं, ठीक है, अग्निकुंड, अग्निकुंड यानी कि जब पूजा होती है या यज्ञ होता है तो जिसमें आग जलती है उसे क्या कहते हैं, अग्निकुंड कहते हैं। तो अग्निकुंड कहाँ पाए गए, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में एवं लोथल में। और लोथल में क्या पाया गया है, लोथल में पाया गया है भंडार गृह, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में तालाब और हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, वो है भांगा भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें। तो मैं इन्हें साफ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आ रही है इससे, आपको पता तो चल ही गया होगा। तो भवन, नाले और सड़कें, तो हम जानेंगे भवन किस प्रकार के थे, नाले किस प्रकार के थे और सड़कें किस प्रकार की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम भवन को जानते हैं, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को अपनी आज के कंपैरिजन में जानोगे तो बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। तो भवन कितने प्रकार के थे, भवन एक मंजिल और दो मंजिल थे, ठीक है, एक मंजिल और दो मंजिल, एक मंजिल और दो मंजिल, ठीक है। भवन दो प्रकार के थे, एक मंजिल और दो मंजिल। और भवनों में जो नहाने का स्थान था वो कितना था, वो अलग था, ठीक है। नहाने का स्थान कहाँ था, नहाने का स्थान अलग।
तो आज कंपैरिजन में आप करो, जैसे कि आज क्या है, आज 1 मंजिल भी होते हैं, 2 मंजिल भी होता है, लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा भी मंजिल होते हैं, 70-80 इस तरीके से होता है। लेकिन उसमें मुख्यतः 2 मंजिल, 1 मंजिल और 2 मंजिल पाई जाती थी, ठीक है। और नहाने का स्थान आप भी आज भी देख सकते हो कि नहाने का स्थान जो होता है घर से अलग होता है, तो वहां पर भी क्या था, वहां पर भी घर से जो है नहाने का स्थान अलग था। और भवन किस प्रकार बने होते थे, जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी जमीन है, ठीक है। तो जमीन के चारों ओर पास, जैसे कि ये मान लो चारों ओर पास इस तरीके से ये क्या बने हुए हैं, ये चारों ओर पास क्या बने हुए हैं, कमरे। और जो ये बीच का स्थान होता था ये क्या कहलाता था, ये आंगन कहलाता था। यानी कि आंगन के चारों ओर पास जो थे वो घर बने हुए होते थे, और बीच में क्या होता था, आंगन होता था, ठीक है। अब नालों के बारे में, नाले नाले या नालियां जो वर्तमान समय में है, आज भी है, ठीक है। तो नालियां किस प्रकार होती थी, नालियां जो थे एक सीधी पंक्ति में थी, ठीक है। कैसी उसमें थी, सीधी पंक्ति में, सीधी पंक्ति में, ठीक है। और कैसी थी, ढाल था इनमें, ढलाव, ढाल था इनमें, ठीक है। ढाल क्यों था, ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो, ढाल होगा तो वो आसानी से बह सकता है पानी, ठीक है। और जगह जगह पर क्या थे, मेन होल बने हुए थे, जगह जगह पर क्या थे, मेन होल बने हुए थे। मेन होल का कारण क्या था कि कहीं कहीं गड्ढे होते थे, ठीक है, गड्ढे बने हुए थे, और उनमें क्या था, जो नालियां ढकी होती थी, लेकिन उस समय पर, ठीक है, ढकी होती, तो उसमें क्या था, ढकी हुई थी, तो कुछ स्थान में मेन होल बने हुए थे, जिससे कि उनको उघेड़ कर उसमें जो कचरा फंसा है, जो कबाड़ा फंसा है, उसको निकाला जा सके, ठीक है, कबाड़े को निकालने के लिए, कबाड़े को निकालने के लिए। और नाली नाली जो थी वो घरों की नाली, गलियों से मेन सड़क पे जाती थी, ठीक है। यानी कि एक योजना के तरह से बनाया जाता था, ठीक है। योजना जैसे हम घर बना रहे हैं, तो घर में क्या करेंगे, एक साइड में गली से नाली निकलेगी, जो कि जाकर एक बड़ी नाली में मिल जाएगी, ठीक है। तो नाली में मुख्यतः यही चीजें थी। और इनके चित्र आपके चैप्टर्स में बहुत ही डीपली दिए हुए हैं, उन्हें सही से समझोगे तो चैप्टर और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और सड़कों के बारे में इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है, आपके चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं सड़कों के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरीय जीवन, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, तो अगर हड़प्पा नगर की बात करें, तो हड़प्पा नगरों को समझकर जो पुरातत्वविदों ने एक उम्मीद लगाई है, वो यह है कि जब हड़प्पा नगर होगा तो वो बहुत ही व्यस्त होगा, उसमें बहुत ही हलचल होती होगी, ठीक है। जैसे कि आज हमारे अच्छे नगर हैं, जैसे कि दिल्ली उल्ली है, तो लगभग उसी के समान या उससे थोड़ा कम भी कह सकते हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी जो है हलचल और भीड़ भाड़ देखने को मिलती होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या किसके अवशेष पाए गए, शिल्पकारों के, ठीक है, सड़कें बनाने वालों के, इमारतें बनाने वालों के, शासकों के रहने की ज्यादा वो है, ठीक है। और नगरों में क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं, गांव के और जो नगर के होते थे, उसमें दोनों दोनों ही लोग खेती करते थे, ठीक है, दोनों ही कृषि करते थे। यहाँ पर गांव के हों या नगर के हों, ये क्या करते थे, ये कृषि करते थे। और जो शासक लोग थे उस समय के, उन्हें ये अनाज के रूप में, कृषि से जो अनाज पैदा होता था वो किसे देते थे, वो शासकों को, ठीक है, राजाओं को देते थे, ठीक है। तो नगर, इस नगर में क्या कौन कौन से लोग मुख्यतः पाए गए हैं, इन नगरों में शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार पाए गए हैं, संगीतकार, शासक, व्यापारी आदि लोग पाए गए, जिससे ही ये अंदाजा लगा कि जो हड़प्पाकालीन नगर थे उनमें क्या थी, उनमें ज्यादा हलचल थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक,
नगर और नगरीय शिल्प। नगर और नगरीय शिल्प, ठीक है। नगर और नगरीय शिल्प। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक है नगर और नगरीय शिल्प, ठीक है। तो क्या था कि नगर में बहुत सी चीजें तो वहां पर मिल जाती थी, लेकिन कई चीजें ऐसी होती थी जो हमें दूर से मंगानी पड़ती थी, ठीक है। तो नगर, इन नगरों में क्या क्या पाया गया है, इन नगरों में मुख्यतः सोने, चांदी एवं पीतल के सिक्के और जवाहरात, मतलब जो हमारे गहने वहने होते हैं, ठीक है, वो, ठीक। और क्या पाए गए हैं, मन के पाए गए हैं, पत्थर पाए गए हैं और फलक पाए गए हैं, ठीक है। ये चीजें इसके नगरों में पाए गए हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ चीजें तो यहाँ पर थी, लेकिन कुछ चीजें मंगाई जाती थी बाहर से, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है तीन, वो क्या है, मन के, पत्थर एवं फलक है। तो इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। मन के, पत्थर एवं फलक। तो मन के कैसे होते थे, ये पत्थर के होते थे, लाल पत्थर, ठीक है, लाल पत्थर, लाल पत्थर। आपके जो चैप्टर है उसमें इनके बारे में दिया हुआ, और लाल पत्थर होते थे। और इन्हें क्या करा जाता था, इन्हें इन्हें पहना जाता था, जिसके, क्योंकि जो पत्थर थे जो मन के बनाए जाते थे उनमें क्या कर देते थे, छेद कर देते थे, ठीक है। छेद कर देते थे तो क्या कि उसमें धागा गिरते थे, फिर वो क्या हो जाते थे, पहनने लायक हो जाते थे। और मन के मुख्यतः कौन से पत्थर के बने हुए होते थे, कार्निलियन, इंपोर्टेंट है, कार्निलियन पत्थर, ठीक है। ये जो मन के बने हुए थे कार्निलियन पत्थर के बने होते थे। और जो पत्थर है, सॉरी मन के नहीं है, बाट है, ठीक है। ये क्या है, ये बाट है। बाट के चित्र भी आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाट मुख्यतः क्या थे, गोल होते, मतलब इस आकार के थे बाट, इस तरीके से। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया कि इनका जो प्रयोग है वो किसी बहुमूल्य चीजों को तोलने के लिए किया जाता होगा, ठीक है, बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने हेतु, बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने हेतु, ठीक। बाट का प्रयोग, और बाट कौन से पत्थर का बना होता था, बाट चर्ट नाम के पत्थर का बना होता था, चर्ट पत्थर का, ठीक है। तो इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो जो नगर और नगरीय जीवन में एक पॉइंट है हमारा, वो है जो आपके नीचे दिया गया है, वो है हमारा मोहनजोदड़ो। एक जो चित्र दिया गया है उसमें जो एक मनुष्य को दिखे दर्शाया गया है उसके बारे में, ठीक है। तो कपास की खेती सबसे पहले 7,000 साल पहले ऐसा लगा है जैसे कि मेहरगढ़ में की जाती हो, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती, कपास की खेती के ऐसा लगता, कितने वर्ष पहले, 7,000 वर्ष पहले, 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती हो, इस तरह के अवशेष जो है वो मिले हैं, ठीक है। और जो है मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में हमें कपड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है, कपड़े के अवशेष, पहनने वाले कपड़े के, मोहनजोदड़ो में कपड़ा पाया गया है, ठीक है। जो ये फूलदान होता है, जैसे जहाँ पर ये थी एक इमारत थी, उसमें क्या था, कुछ वस्तु थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक फूलदान से चिपटे हुए में कपड़ा मिला, ठीक है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय के लोग जो मोहनजोदड़ो में रहते थे वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।
और क्या अवशेष मिले हैं यहाँ पर कताई के अवशेष मिले हैं। कताई, कताई जानते हैं ना, कताई। कताई यानी कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल से मतलब कपास है, तो कपास को हम अगर वस्त्र में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें हमें पहले क्या करना है, धागों के रूप में उसको काटना होता है, फिर उनको जोड़ना होता है, तब जाकर हमारे वस्त्रों में निर्माण होता है। तो कताई जो की जाती है, यहाँ पर फेयोन्स पाए गए हैं। फेयंस, क्या पाए गए हैं यहाँ पर फेयोन्स, फेयंस। तो इनसे क्या किया जाता था, इनसे कपड़ों की कताई की जाती थी, ठीक है, कपड़ों की कताई की जाती थी और इसके अवशेष मिला है। तो फेयंस को जो बनाने की कला है वो इस तरीके से है। अगर हम फेयंस बनाना चाहते हैं तो हमें बालू, बालू से मतलब मिट्टी या स्फटिक चूर्ण को किससे मिलाना होता था, बालू या स्फटिक चूर्ण को गोंद में मिलाना होता था पहले, ठीक है। बालू माने मिट्टी या स्फटिक चूर्ण को गोंद में मिलाना होता था, ठीक है, गोंद में मिलाना होता था, ठीक है। गोंद में मिलाने के बाद क्या होता था कि इस पर एक एक परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है। इस पर क्या किया जाता था कि इसके बाद इस पर एक परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है, जिसके कारण ये, इसके कारण कैसा हो जाता था इसका कलर, तो इस कलर का, इसका जो फेयंस का कलर होता था वो नीला या हल्का समुद्री होता था, नीला या हल्का समुद्री, नीला या हल्का समुद्री जो है ये होता था, ठीक है। तो ये हमारी फेयंस बनाने की कला थी, यानी कि मिट्टी और स्फटिक चूर्ण को काई मिलाया जाता था, गोंद में मिलाया जाता था, गोंद में मिलाने के बाद इस पर एक परत चलाई जाती थी और उस परत के कारण ये कैसा हो जाता था, इसका कलर नीला या हल्का समुद्री हो जाता था, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और तो जो नेक्स्ट शूटिंग है हमारी वो है कच्चे माल की खोज में, ठीक है, कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में, ये क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं चैप्टर का नाम जो है वो कर देता हूँ साफ, क्योंकि आपको चैप्टर पता ही चल गया, चैप्टर 3 है, आरंभिक नगर के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो कच्चे माल की खोज में, ठीक है। तो कच्चा माल क्या होता, तो कच्चा माल वो होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, रूप से पाए जाने वाला क्या कहलाता है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा उसे कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि कपास है, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाए या उसे उगाया जाए, ठीक है, लेकिन उगाने के बाद वो विनिर्मित ना हो, ठीक है, उसमें किसी तरह की मानव निर्मित वो ना हो प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहला कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल को उद्योगों में भेजा जाता है, वहां पर विनिर्माण होता है, फिर उसके बाद उसको बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक माल क्या है, बस उगाया जाता है, ठीक है। जैसे कपास है, कपास क्या है, कपास जो उगा हुआ है वो क्या है, कच्चा माल है, लेकिन अभी उसमें वस्त्र बनने के लिए कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, ठीक है। तो कच्चा माल क्या था कि कुछ तो जैसे कि वहां पर पाया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया कि उस समय पर जो है वहां पर आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो कहां से किस चीज का आयात होता था वो हम जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान से अवशेष मिले हैं, ठीक है, राजस्थान से कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ अफगानिस्तान से मिले हैं, कुछ अफगानिस्तान से मिले हैं, और कुछ कहां से मिले हैं, कुछ मिले हैं हमारे गुजरात से, एवं कुछ कहां से मिले हैं, कुछ मिले हैं हमारे, कुछ राजस्थान से अवशेष मिले हैं, कुछ अफगानिस्तान से मिले हैं, कुछ गुजरात से मिले हैं, कुछ कर्नाटक से भी मिले हैं। तो
राजस्थान से क्या आता था, राजस्थान से आता था तांबा, ठीक है, ठीक, राजस्थान से तांबा। और ठीक है, और अफगानिस्तान से क्या आता था, अफगानिस्तान से आता था टीन। आने से मतलब आयात किया जाता था, यानी कि जो मंगाते थे किसी दूसरे देश से, जब हमारे देश में कुछ चीज आ गई तो उसका क्या हुआ, आयात होगा। वो जब हमारे देश से किसी दूसरे देश में चीज जाएगी तो उसका क्या होगा, उसका निर्यात होता है। तो आयात मतलब आना। आप इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे आयात है, आयात में क्या है, ये आ है, आ से क्या आ जाएगा, आना, यानी कोई चीज आ रही है, ठीक है। निर्यात है, निर्यात से क्या मतलब है, नी से मतलब निकलना, निकलना का मतलब कोई चीज जा रही है, तो वो क्या हमारा निर्यात है, ठीक है। और गुजरात से क्या आता था, गुजरात से पत्थर आता था, ठीक है। और कर्नाटक से क्या आता था, कर्नाटक से आता था सोना। तो इस तरह के आपसे इसमें मिला है कि यहाँ पर कुछ चीजों का आयात जो है किया जाता है, जैसे राजस्थान से तांबे का, अफगानिस्तान और ईरान से टीन का, गुजरात से पत्थर, और कर्नाटक का सोने से, कर्नाटक में सोने का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नगरों में रहने के लिए भोजन, ठीक है, नगरों में रहने के लिए भोजन। नगरों में रहने के लिए भोजन, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके बारे में थोड़ा पहले बता चुका हूँ कि जो कृषि है वो नगरों में, गांव में नहीं बल्कि उस समय पर जो नगर है वहां पर भी होती थी, और वो उत्पादन करते थे, और जो व्यक्ति उनका उत्पादन नहीं करते थे वो क्या करते थे, उन्हें बेचते थे। जैसे राजा है, तो राजा उत्पादन नहीं करते लेकिन वो क्या करते थे, उनसे ले लेते थे वो, ठीक ठीक है। और कुछ जो महत्वपूर्ण फसलों के अवशेष पाए गए हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो उसमें गेहूं है, जो है चावल, चावल से मतलब धान, ठीक है, धान। और मटर के भी अवशेष मिले हैं उस समय पर, ठीक है, और सरसों के भी मिले हैं, और तिल, इन चीजों के अवशेष मिले हैं। यानी कि कृषि जो है काफी समय पहले विकसित हो गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि गेहूं सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, गेहूं और जो सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, और चावल भी कहाँ पर उपजाया गया था। तो यार अगर तुमने मेरे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। और खेती में क्या है कि उस समय पर जो ये स्थान है वहां पर वर्षा जो है कम होती थी, तो वहां की जो भूमि है वो कैसी थी, कठोर थी। तो उसके लिए क्या है कि हलों का प्रयोग किया जाता था, ऐसे संकेत मिला है। लेकिन हल मिले नहीं है, एक छोटा हल मिला है जिससे ये अंदाजा लगाया था कि ये बच्चों के खेलने के लिए था, लेकिन वो सेम उसी तरह था जैसा एक लकड़ी का होता है। और फिर इस चीज को इसलिए मानने गया क्योंकि जो हल होते थे वह जब वो लकड़ी के होते थे, और इतने साल पहले जो वो हल थे लकड़ी के वो शायद आज ना बच पाए हों, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, और जो हड़प्पा के लोग थे, एस वो क्या पालते थे, फसलों के बारे में बताया मैंने, लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे वो गाय भैंस एवं बकरी पालते थे, मतलब वो पशुओं को पालना सीख चुके थे। मैं बता चुका हूं कि पशुओं को सर्वप्रथम कैसे पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो अब गुजरात में नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गुजरात में हड़प्पा कालीन, गुजरात में। तो मैं साफ कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण, नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब आप जानते हैं किस चीज की जांच करना, ठीक है। तो गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर पाए गए हैं उसमें सबसे पहला क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो जो धोलावीरा है वो है खदर वेद के किनारे, ठीक है, गुजरात में खदर वेद के किनारे।
गुजरात में खदरवेद के किनारे क्या स्थित है? धोलावीरा, ठीक है। के किनारे क्या है? धोलावीरा है, ठीक है। और धोलावीरा में क्या है? दो मुख्यतः, अगर तुम मैप में देखोगे तो जो धोलावीरा तो मैं उसमें डिस्कस भी कर चुका हूँ वहां पर, ठीक है। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में कुछ ऊपर है, ठीक है। क्या है? गुजरात। और इसमें दो विशेषताएं कौन सी थी? इसमें दो विशेषताएं थी, दो चीजें इसमें पाई गई थी। जो एक है कि जो हमारे हड़प्पा कालीन नगर थे, जो हमारे हड़प्पा कालीन नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, निचला नगर एवं नगर दुर्ग में, ठीक है। लेकिन धोलावीरा कितने में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। तीन भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक। और जो इसकी दूसरी विशेषता वो क्या है कि यहाँ पर कुछ पत्थरों पर लिखे हुए शब्द पाए गए हैं, ठीक है। पत्थरों पर लिखे हुए शब्द, तो ये पहली विशेषता थी कि ये 3 भागों में बटा हुआ था। और जो दूसरी है वो है कि कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द किसमें लिखे हुए हैं? पत्थरों पर, पत्थरों पर। लेकिन ये शब्द इस तरीके से लगे हुए हैं जिस प्रकार आप अपने फोटो का फ्रेम बनवाते हैं ना, तो उसी प्रकार ये भी जड़े हुए पाए गए हैं। किसमें? लकड़ी में, लकड़ी में, लकड़ी के फ्रेम में, लकड़ी के फ्रेम में, ठीक है। ये शब्द पाए गए हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो जो वो है गुजरात में खंबात की खाड़ी, ठीक है। गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट साबरमती, गुजरात में खंबात की खाड़ी है तो उसके निकट क्या? खाड़ी के निकट जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी है उसके किनारे पर, उसके किनारे पर हमारा लोथल बसा हुआ है, जिसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। क्या बता चुका हूं मैं लोथल के बारे में? कि यहाँ पर भंडार गृह मिले हैं कुछ। तो लोथल में क्या मिला है? भंडार गृह मिले हैं कुछ। और यहाँ पर क्या? शंख उंख भी पाए गए हैं, जैसे कि कुछ पत्थर पाए गए हैं, यहाँ पर पत्थर पाए गए हैं, कुछ शंख पाए गए हैं। मतलब इसी तरह के जो वो उपकरण होते थे उस समय, पत्थर हो गए, शंख हो गए, इस तरह के हीरे जवाहरात हो गए, वो पाए गए यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी यहाँ पर कौन सी चीज पाई गई? यहाँ पर मुहरबंदी मुद्रांकन पाया गया, ठीक है। मुहरबंदी या मुद्रांकन, मुहरबंदी या मुद्रांकन के अवशेष जो है वो भी मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लोथल में क्या चीजें पाई गई? मुख्यतः भंडार गृह, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और जो दूसरी चीज है वो पत्थर, शंख, हीरे जवाहरात, ये चीजें पाई गई हैं, ठीक है। और जो तीसरी चीज है वो है मुहरबंदी या मुद्रांकन, ठीक है। तो मुहरबंदी से मतलब है मोहर। ये किस लिए की जाती थी? ये इसलिए की जाती थी, जैसे कि मैंने ये बताया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, आयात और निर्यात होता था, ठीक है। तो उसमें ये पहचान के लिए थी। तो ये कैसी होती थी? मिट्टी की होती थी। लेकिन तो जो हमारा जिसमें आयात या निर्यात करने वाली वस्तु जाती थी उसके मुंह पर लगा देते थे इन्हें, ठीक है। इसीलिए इनको मुहरबंदी कहा गया। मुंह पर, मुहर से मतलब मुहर और बंदी से मतलब बंदी, यानी कि जो जिसमें हमारा सामान जा रहा है उसके ऊपर मुहर लगा देते थे, ठीक है। मुहर किसकी लगती थी? मिट्टी की लगती थी। तो जब वो अपने स्थान पर पहुंचता था तो अगर मुहर जो है वो सही सलामत है तो ये अंदाजा लगा लिया जाता था कि जो है हमारे जो सामान है उससे छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है। और यदि वो टूटी हुई होती थी मुहर तो उससे यह पहचान हो जाती थी कि इस सामान के साथ जो है छेड़खानी हुई है। और मुहर का प्रयोग तो हम आज भी करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा अन्यत्र है, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर के लास्ट में बॉक्स में दिया होता है, ठीक।
अन्यत्र। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें मुख्यतः पिरामिडों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 5000 वर्ष पूर्व के जो पिरामिड हैं, पिरामिड, और ये कहां पर पाए गए हैं, ये मिस्र में नील नदी के पास, ठीक है। ये पिरामिड कहां पाए गए हैं, मिस्र में नील नदी के पास, नील नदी के पास। और ये पिरामिड किसने बनवाए थे, ये शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। 5000 वर्ष पूर्व क्या बनवाए गए थे, मिस्र के में नील नदी के पास में क्या बनवाए थे, पिरामिड बनाए गए थे। और इसमें क्या थे, शासक। पिरामिडों में जो शासक मर जाते थे उनको रखा जाता था, ठीक है। जो शासक मरते थे, जो शासक मरते थे उन्हें किस में रखा जाता था, उन्हें पिरामिड में रखा जाता था। और जो इनको क्या बोलते थे फिर, जो शासक पिरामिड में रखे हुए होते थे इनको मम्मी बोलते थे। मम्मी यानी मरे हुए शव, मरे हुए लोगों के शव। मम्मी क्या होता है, मरे हुए लोगों के शव, मरे हुए लोगों के शव, ठीक है। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा मरे हुए व्यक्तियों पर अगर कहीं खर्च किया जाता था तो वो कहां पर, मिस्र में किया जाता था। और कई ऐसे वो मिले हैं जिससे अंदाजा लगाया गया है कि जो ये राजा लोग हैं, अगर इन पिरामिडों को तोड़ा जाए तो क्या होगा, उनमें बहुत सारे सोना जवाहरात, हीरे जवाहरात जो है वो मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।